हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी पत्रकार का छल का दर्द कहा। पाकिस्तान डायबिटीज में टॉप कर रहा है और भारत सफलता के झंडे गाड़ रहा है। जी हां, इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान को भी मिले। एक पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी को लेकर जमकर की तारीफ, और साथ ही साथ एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जहां ह्यूमन राइट्स भारत को देने लगा ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन पर भारत जो न्यूट्रल है उसको लेकर कह रहा है कि ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। बताएंगे दोस्तों क्या है उसकी मांग। साथ ही साथ राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अच्छी खबर, इस तारीख को कर ले नोट फ्री। राशन लेने वालों की हुई बल्ले बल्ले, सारी जानकारी बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी पत्रकार का छल का दर्द कहा। पाकिस्तान डायबिटीज में कर रहा है टॉप, तो उधर भारत सफलता के गाड़ रहा है झंडे। जी हाँ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर खड़ी है और कंगाल देश आईएमएफ से लेकर सऊदी अरब तक से कर्ज की गुहार लगा रहा है। कई महीने की मशक्कत के बाद भी अभी तक पाकिस्तान को लोन का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। इस बीच पाकिस्तान के एक चर्चित पत्रकार वजाहत एस खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ रहे अंतर का जिक्र कर देश की बदहाली पर आंसू बहाए हैं। वजाहत ने 2 आंकड़े ट्वीट करके कहा है कि भारत आसानी से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जहां दुनिया में शीर्ष स्थान पर है, तो वहीं पाकिस्तान अब दुनिया के डायबिटीज बीमारी के चार्ट में टॉप पर पहुंच गया है। वजाहत ने कहा कि भारतीय दुनिया के सबसे अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट में शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जो ये आंशिक रूप से बताती है कि वहां पर विदेशी निवेश का बूम है। तो वहीं पाकिस्तानी डायबिटीज के चार्ट में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। ये लिस्ट बताती है कि पाकिस्तान में आलस्य और बीमारी व्यापक रूप से बढ़ती जा रही है। इस लिस्ट में पाकिस्तान में डायबिटीज की दर 30.8% है। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट में भारत नंबर 1 पर है और चीन दूसरे तथा वियतनाम तीसरे नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, वजाहत एस खान का आप ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे क्लियर, जहां पर एक चार्ट उन्होंने शेयर किया है जिसमें पाकिस्तान सबसे टॉप पर 30% के साथ में डायबिटीज में नंबर 1 पर खड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और दूसरी तरफ सबसे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नंबर 1 पर है अपना भारत, जिसके बाद चाइना, यानी चाइना को भी भारत ने सबसे सस्ते और सबसे मजबूत दर में पछाड़ कर रख दिया है अपने भारत ने। ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी गर्व है भारतीय होने पर, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि वजाहत ने यह ट्वीट ऐसे समय पर किया है जब पाकिस्तान कर्ज के लिए दुनिया से भीख मांग रहा है। आईएमएफ से कर्ज मिलना पाकिस्तान के लिए टेढ़ी खीर होती जा रही है। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच साल 2019 में $6.5 अरब के पैकेज के लिए डील हुई थी और अब वैश्विक एजेंसी इस पैकेज की ताजा किस्त जारी करने से परहेज कर रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस पाकिस्तानी महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान को भी मिले, तभी इस देश के यानी पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में जग जाहिर है। दुनिया भर में पीएम मोदी के फैंस पाए जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान से पहले भी कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तानी पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दिए हैं। अब एक बार फिर एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिला पीएम मोदी की तारीफ करती दिखाई दे रही है। इस वायरल वीडियो में एक पाकिस्तानी महिला कहती दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान में आएगा तभी इस देश के हालात बदलेंगे। मोदी की तारीफ में पाकिस्तानी महिला कहती है कि वो अपना काम बेहद ईमानदारी से करते हैं और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। भारत की तारीफ करते हुए पाकिस्तानी महिला कहती है कि भारत का गोल्डन टाइम चल रहा है, हर क्षेत्र में भारतीय शानदार काम कर रहे हैं। भारत मौजूदा समय में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पाकिस्तान को लेकर महिला कहती है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति भ्रष्ट है, करप्टेड है। ऐसे में किसी ईमानदार नेता के आने से ही पाकिस्तान के हालात बदलेंगे और अगर मोदी जैसे नेता हमारे देश में आ गए तो भारत की तरह ही हमारी तस्वीर बदल जाएगी। यानी दोस्तों इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ तो की ही की, साथ ही साथ उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो व्याख्यान किया गया है वो वाकई में देखने और सुनने वाला। ऐसे में इस पाकिस्तानी महिला के दर्द को अगर आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों और मानते हैं कि अगर पाकिस्तानी महिला पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रही है तो वाकई में अब पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी और पाकिस्तानियों को कितना गर्त में डाला होगा पाकिस्तान की सरकार ने, शहबाज सरकार ने, इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे। ऐसे में दोस्तों हमारे मोदी जी हैं ही। तारीफों का लाइक कमेंट में
में लिखकर अवश्य बताइएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा ताकि आपकी दुआएं उनको लगती रहे और भारत लगातार आगे बढ़ता रहे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, भारत को समझाए जापान। आखिर किसने दी ये नसीहत भारत को लेकर बता दें। रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत रशिया की निंदा करने से परहेज करता रहा है। भारत सरकार के इस कदम पर अब ह्यूमन राइट्स ने मोदी सरकार को नसीहत देने की कोशिश की। ह्यूमन राइट्स वॉच की कार्यकारी निदेशक तिराना हसन ने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन में जारी रूसी आक्रमण पर भारत को आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का रशिया की निंदा करनी चाहिए। जापान में संपन्न हुए G7 समिट में भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की निंदा करने के बजाय कहा था कि बातचीत और कूटनीति ही समाधान का एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध को रोकने के लिए भारत जो कर सकता है वो करेगा। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान भी पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध करने का समय नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच की कार्यकारी निदेशक तिराना हसन ने भारत को नसीहत देते हुए सोमवार को कहा कि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है और पड़ोसी देश म्यांमार में जारी सैन्य शासन को खत्म करना चाहता है तो उसे यूक्रेन में जारी रूसी आक्रमण पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हसन ने जापानी अखबार निक्केई एशिया को दिए एक साक्षात्कार में भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत दुनिया के सामने खुद को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, साथ ही मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सबसे गंभीर उल्लंघनों पर आंखें मूंदे हुए है और ये बहुत ही निराशाजनक है। ऐसे में उन्होंने जापान से कहा है कि वो भारत को समझाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अगर किसी की निंदा नहीं की तो किसी की तारीफ भी तो नहीं की। भारत हमेशा से तरस्त रहा है दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर हमेशा से न्यूट्रल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ह्यूमन राइट्स की कार्यकारी तिराना हसन मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि वो एक तरफा यूक्रेन पर बयान देने की कोशिश करें, आंखें ना मूंदे। ऐसे में दोस्तों आप लोग तिराना हसन को क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति आज पूरे विश्व में जग जाहिर है और ऐसे में भारत कभी भी बिना सोचे समझे बयान नहीं देता और ये बात तिराना हसन को कौन समझाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और जवाब दे सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन में टूट रहा है 13वीं सदी का मस्जिद। आखिर क्यों अब चू तक नहीं कर रहे पाकिस्तान और तुर्की। जी हाँ, दक्षिण पश्चिमी चीन में एक मुस्लिम बहुल शहर में चीनी पुलिस और लोगों के बीच झड़पें हुई। हिंसा तब शुरू हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को सदियों पुरानी नजिया यंग मस्जिद की गुंबददार छत को गिराने से रोकने की कोशिश की। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि नजिया यंग मस्जिद यूनान प्रांत में जातीय रूप से हुई मुसलमानों के लिए आस्था और धार्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चीन का ऐसा करना वहाँ के मुस्लिम समुदायों के लिए काफी कष्टप्रद है। शी जिनपिंग की नीतियाँ उनके देश में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। ये जग जाहिर है, फिर भी इस्लाम का झंडा बरदार करने वाले पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने चाइना में हो रहे प्रदर्शन और वहाँ के मुसलमानों की स्थिति पर कुछ नहीं कहा। जी हाँ, लेकिन भारत में कुछ नहीं भी होता है दोस्तों, उसके बावजूद भी झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं पाकिस्तान और तुर्की के द्वारा। लेकिन चाइना में मुस्लिमों का यह मस्जिद गिराए जा रहे, उसके बावजूद भी तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश की चूत तक नहीं निकल रही है। ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे अगर आप भी मानते हैं कि चाइना इन दोनों देश का दादा है और उनके खिलाफ वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके खिलाफ गया तो पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत हालत बची हुई है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा, क्यों आपको लगता है कि चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहा पाकिस्तान और तुर्की। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां भारत के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र संभव ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले गारसेटी का सबसे बड़ा बयान। जी हाँ, पिछले कई सालों में अमेरिका और भारत के बीच नीतिगत और व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने विदेशी यात्रा जिसको काफी सफल बताया गया, वहीं पीएम मोदी की आगामी अमेरिका की यात्रा को लेकर भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि ये हमारे दोनों नेताओं और देशों के बीच संबंधों को उन्नत करने का एक अवसर होने जा रहा है। एरिक गारसेटी ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर कहा कि हम भारत की सुरक्षा की परवाह करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे और हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए भारत के साथ काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये वो जगह है जहां हम संरेखित हैं। भारत के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र संभव ही नहीं, यानी कि अब अमेरिका भी मान चुका है कि भारत के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र में वाकई कोई रौनक नहीं रहने वाला। ऐसे में बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर सीडीएस चौहान ने कहा डेपसांग और डेम चौक को छोड़ सभी हिस्से हमारे नियंत्रण में है। जी हां, सीमा पर सैनिक नहीं बढ़ा रहा है चाइना। बता दें महाराष्ट्र के पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की पासिंग आउट
आउट परेड चल रही है और इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शिरकत हुए। उन्होंने मंगलवार को एनडीए के 144वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करते हुए महिलाओं की तारीफ की, साथ ही साथ उत्तरी सीमा पर बढ़ रही चीन को लेकर भी बात की। मौके पर सीडीएस जनरल ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आपको बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने महिला कैडेटों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने एनडीए को समान स्तर पर ला दिया है। जहां पहले सिर्फ पुरुष होते थे वहीं अब महिलाएं भी इसका हिस्सा हैं। सीडीएस ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि महिलाओं ने अपने पुरुष भाइयों के सम्मान जिम्मेदारियों को उठाने का संकल्प लिया है। साथ ही साथ दोस्तों चौहान ने चीन के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन की सेना की तैनाती उत्तरी सीमा पर बढ़ नहीं रही है, वो इतनी ही है जितनी 2020 में थी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर संभव प्रयास कर रही है कि स्थिति ना बिगड़े। चौहान ने कहा कि हमें अपने दावे की वैधता बनाए रखनी होगी। सीमा विवाद को सुलझाना अलग मुद्दा है। जिन इलाकों में हम 2020 से पहले पेट्रोलिंग करते थे, जिन पर हमारा दावा है, वहां यथास्थिति बनानी होगी। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां बलूचिस्तान से हटाओ पाकिस्तान के परमाणु हथियार। आखिर दुनिया भर में क्यों हो रही है ये मांग, बता दे। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के इन परमाणु हथियारों को विश्व शांति के लिए खतरा बताकर कई यूरोपीय देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था। दोस्तों उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो बिना किसी निगरानी के हैं, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरसफुल है। इसी क्रम में अब फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने 28 मई को जर्मनी, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 28 मई को अशोक दिवस मनाया, जिसका बलूचिस्तान में मतलब है शोक वाला दिन। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम होने का अनुमान है। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था और इसके विरोध में फ्री बलूचिस्तान आंदोलन के कार्यकर्ता और बलूच समुदाय के सदस्य जर्मनी में हनोवर के सेंट्रल स्टेशन, लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट और नीदरलैंड में डैम स्क्वायर के बाहर इकट्ठा हुए। जी हाँ, अब ऐसे में पूरे विश्व में ये मांग हो रही है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को हटाओ। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बताते हैं, जहां भारत को बिजली प्रोजेक्ट, चीन को टाटा बाय बाय। नेपाल के प्रधानमंत्री का आज से दिल्ली दौरा, आखिर कितना होने वाला है ये अहम बता दें। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का आज से आधिकारिक भारत दौरा शुरू हो रहा है और दिल्ली आने से पहले नेपाल सरकार ने एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी को नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी नेपाल ने अपने प्रधानमंत्री के दिल्ली दौरे से पहले ये साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ किस तरह के संबंध चाहता है और इसके साथ ही नेपाल का चीन को लेकर डर भी सामने आ गया है। हालांकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अभी भी नेपाली कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री का आज से शुरू होने वाले 4 दिवसीय भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड सदियों पुराने बहुमुखी और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी जी और अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बुधवार को भारत की यात्रा करने वाले हैं। नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की घोषणा शनिवार को की गई है। दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद प्रचंड की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। हालांकि प्रचंड की यात्रा पहले ही होनी थी, लेकिन बार बार उनकी यात्रा कई अन्य वजहों से टल रही थी। दोस्तों ऐसे में नेपाली पीएम प्रचंड को भारत आने के लिए मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर साधा निशाना, कहा नेता का चोला पहनकर आगजनी करने वाले बातचीत के योग्य नहीं। जी हां, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ बातचीत करने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अराजकतावादी और आगजनी करने वाले जो लोग राजनेताओं का चोला पहनते हैं और राज्य के प्रतीकों पर हमला करते हैं, वे बातचीत के योग्य नहीं है। 9 मई को हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद से उनकी टीम के कई शीर्ष नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। हाल ही में खान, जो कि 70 वर्ष के, उन्होंने कहा था कि वो सत्ता में मौजूद किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ एक और खबर बताते, जहां भाई नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे प्रधानमंत्री शहबाज, और इस बिल को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई मंजूरी। जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने अपने मूल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बना लिया और इस एक्ट के मदद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ और देश के पूर्व PM नवाज शरीफ को अपनी
अयोग्यता को चुनौती देने का मौका मिल सकता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्यीय पीठ ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस वक्त रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जैसा कोई कानून ही नहीं था। जी हाँ, बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां चीन ने ठुकराया अमेरिका का निमंत्रण। सिंगापुर में रक्षा प्रमुखों के बीच बैठक से कर दिया इनकार। जी हाँ, अमेरिका के साथ ताइवान को लेकर चल रहे तनाव के बीच चीन ने हेगड़ी दिखाते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू के बीच सिंगापुर में होने वाली बैठक का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। पेंटागन ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ने चाइना से रक्षा प्रमुखों के बीच एक बैठक के लिए अनुरोध किया था, जिसे बीजिंग ने ठुकरा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन और चीन के पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने साल 2022 में कंबोडिया में कई मुद्दों को लेकर मुलाकात की थी। साथ ही साथ एक और खबर बता दें दोस्तों आपको, जहां राजनाथ सिंह ने नाइजीरिया में प्रवासी भारतीयों से किया संवाद, भारत के बढ़ते महत्व पर डाला प्रकाश। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार को नाइजीरिया पहुंचे। यहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद किया। इस दौरान तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सरकार के प्रगतिशील प्रयासों के कारण वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को यहां पहुंचे। ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को अबुजा में नाइजीरिया के निर्वाचित राष्ट्रपति श्री बोला अहमद टिनुबू के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। रक्षा मंत्री के प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। जी हाँ, अगली खबर बताते हैं, जहां पर नाटो समिट में शामिल होने को लेकर चीन ने जापान को हड़काया, कहा वहां ना जाओ तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जी हाँ, चीन ने जापान से कहा है कि वो जुलाई में होने जा रहे नाटो समिट में शामिल होने के अपने फैसले पर अच्छी तरह सोच ले। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का जुलाई में नाटो समिट में हिस्सा न लेना ही अच्छा होगा। ड्रैगन ने कहा कि जापान समेत सभी को इतिहास से सबक लेना चाहिए और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे इलाके की शांति दांव पर लग जाए और सभी को नुकसान हो। बता दें कि नाटो की समिट जुलाई में लिथुआनिया में होने वाली है और जापान को इसमें शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण दिया गया है। जापान का कहना है कि प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस समिट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद से ही चीन लगातार जापान पर इस समिट में हिस्सा न लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में नाटो प्लस पर भी विचार होगा, जिसके तहत भारत और जापान को नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। ऐसे में क्या नाटो प्लस में भारत को शामिल होना चाहिए दोस्तों? अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो क्या जवाब देना चाहिए भारत को? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां फिर एक बार तुर्की की सत्ता पर बैठा पाकिस्तान का परम मित्र आखिर कैसे बढ़ा सकता है ये भारत की मुश्किलें? बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में किसी नए चेहरे को जगह नहीं मिली है। मौजूदा राष्ट्रपति रेशब तैयब एर्दोगन एक बार फिर से सत्ता में आ गए हैं। इसके साथ ही वे लगातार 3 दशकों तक तुर्की के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हो रहे हैं। एर्दोगन का फिर से चुनकर आना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया के शीर्ष राजनेताओं की नजर चुनाव के नतीजों पर थी। कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एर्दोगन की जगह तुर्की की हुकूमत किसी और को मिल जाएगी, लेकिन रविवार को सभी अटकलों पर विराम लग गया। चुनाव जीतकर एर्दोगन की सत्ता में वापसी हुई है। वे 2003 से लगातार राष्ट्रपति पद पर काबिज हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत को कोई फायदा है? तुर्की के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र के सत्र में एर्दोगन की तरफ से कई बार भारत की आलोचना भी की गई है। जी हाँ, एर्दोगन बार बार भारत खासकर कश्मीर मुद्दे पर अपना मुंह खोलते देखे गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत के रुख की आलोचना की है। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां कंगाल पाकिस्तान ने नहीं चुकाया पैसा, मलेशिया ने जब्त किया सरकारी प्लेन, इस्लामिक दोस्त ने की भारी बेइज्जती। जी हाँ, डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को उसके इस्लामिक दोस्त मलेशिया से बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA के बोइंग 777 प्लेन को जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लीज विवाद में कई बार कहने के बाद भी पैसा नहीं चुकाने पर पाकिस्तान के इस विमान को जब्त कर लिया गया। पाकिस्तान मलेशिया के साथ दोस्ती के तमाम दावे करता रहता है। इमरान खान तो मलेशिया के साथ मिलकर इस्लामिक देशों का गठबंधन भी बनाना चाहते थे। ARY की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइन ने इस बोइंग 777 विमान को मलेशिया से लीज पर लिया था और इस विमान को दूसरी बार कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कई बार कहने के बाद भी कंगाल पाकिस्तान ने लीज का पैसा मलेशिया को नहीं दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी
एयरलाइन के विमान को मलेशिया ने जब्त कर लिया है। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान की फिर एक बार बड़ी फजीहत पूरे विश्व में हुई है दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है, कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक प्लेन का, जहाज का पैसा चुका सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नरेश टिकैत ने पहलवानों को गंगा में मेडल बहाने से रोका, सरकारों को 5 दिन का दे दिया है अल्टीमेटम। जी हाँ, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के मामले में मंगलवार को काफी उठापटक हुई। रेसलर्स ने दोपहर में दावा किया है कि वो शाम को अपने मेडल हरिद्वार पहुंचकर गंगा नदी में कल बहा देंगे। मेडल बहाने के लिए पहलवान हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंच भी गए, लेकिन इस काम को अंजाम देने से पहले किसानी नेता नरेश टिकैत ने वहां पहुंचकर पहलवानों को रोक लिया। टिकैत ने रेसलर्स को समझाते हुए मेडल अपने पास ले ली और सरकारों को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि मंगलवार को पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा था कि वो मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है उतनी ही पवित्रता से मेहनत कर उन्होंने मेडल हासिल किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि गंगा में मेडल बहाने के बाद रेसलर्स दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे। अब ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है पहलवानों के इस धरने को लेकर, पहलवानों के इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है और नरेश टिकैत को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर, जहां पहलवानों पर फिर से बरसे ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा जल्द से जल्द हो चुनाव, वे नहीं जानते उन्हें क्या चाहिए। जी हाँ, कम से कम 7 महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द WFI के चुनाव कराने चाहिए ताकि रुके हुए काम पूरे हो सके। भाजपा सांसद ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां बिहार में जून में जमेगा रंग। विपक्षी मीटिंग के बाद बीजेपी 4 बड़ी रैलियां करेगी, एक में पीएम मोदी भी रहेंगे। जी हाँ, बिहार में जून में राजनीति का रंग जमेगा। पहले 12 जून को पटना में जेडीयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार की मेजबानी में देश भर के भाजपा विरोधी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर मंथन करेंगे। फिर नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार बीजेपी राज्य में 4 बड़ी रैलियां करेगी, जिसमें एक रैली प्रधानमंत्री मोदी की होगी। बाकी 3 रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य बड़े नेता हिस्सा लेंगे और एक तरफ मोदी सरकार के 9 साल के काम का हिसाब देंगे, तो दूसरी तरफ नीतीश और महागठबंधन पर हमला बोलेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में बिहार दौरे पर आएंगे और पार्टी की एक रैली को संबोधित करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां राशन कार्ड धारक 30 जून की तारीख कर ले नोट, फ्री राशन लेने वालों की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ, राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो 30 जून की तारीख आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केंद्र सरकार ने बताया है कि फ्री राशन लेने वालों के लिए 30 जून की तारीख को ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपको बाद में फ्री राशन की सुविधा मिलने में परेशानी हो सकती है। आपको बता दें, आधार और राशन कार्ड को लिंक कराना बहुत जरूरी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड लिंक कराने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। राशन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराने के बाद यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि जरूरतमंदों को उनके हिस्से को खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं। जी हाँ, बाकी सारी जानकारी दोस्तों हमने स्क्रीन पर दे दिया है कि कैसे आप आधार और राशन कार्ड को आपस में लिंक कर सकते हैं। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।